हाय दोस्तों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जेपी पावर स्टॉक के बारे में। इनका सिंपल सा बिजनेस है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और उसको बेचते हैं। इस स्टॉक को डिस्कस करने के रीज़न है, एक तो इसकी वैल्यूएशन जो कि बहुत सस्ती वैल्यूएशन है, और दूसरा इसका टारगेट पोटेंशियल। ये अभी अगर आप देखेंगे तो 17 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, और ये इसका 2 या फिर मैक्स टू मैक्स 3 साल का टारगेट इसका 51 है, जो कि यहाँ करंट प्राइस से 3 टाइम्स है। कैसे, तो वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंपनी के फंडामेंटल चेक करेंगे, सेक्टर की पूरी ग्रोथ देखेंगे, कितना स्कोप है, और टेक्निकल चार्ट डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और कितना टारगेट हमारा रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो कंपनी के अभी 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। पहला है विष्णुप्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, जो कि उत्तराखंड में है, जिसकी 400 मेगावाट की कैपेसिटी है। दूसरा जेपी बिना थर्मल पावर प्लांट, जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसकी 500 मेगावाट की कैपेसिटी है। तीसरा है जेपी निगरी थर्मल पावर प्लांट, जो कि मध्य प्रदेश में ही है, और इसके 1320 मेगावाट की कैपेसिटी है। तो टोटल कंपनी की कैपेसिटी है 2220 मेगावाट की। इसको अगर आप गीगावाट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000, यानी कि 2 गीगावाट की करंट कैपेसिटी है कंपनी की। टोटल अगर इंडिया की कैपेसिटी आप देखेंगे तो 442 गीगावाट्स है, और 26 गीगावाट इस साल ही ऐड हुई है। और जिसमें अगर आप इसका ब्रेकअप देखेंगे टोटल 440 गीगावाट का, तो रिन्यूएबल सेक्टर से 250 गीगावाट आती है अप्रोक्स। सॉरी, नॉन रिन्यूएबल सेक्टर से 250 गीगावाट आती है, और रिन्यूएबल एनर्जी से 192 गीगावाट आती है। और गवर्नमेंट का प्लान है आने वाले 5 सालों में हर साल 50 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हैं, और वेरियस कंपनीज में बिड करके एलोकेट करना है। और सिर्फ 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी का टारगेट है गवर्नमेंट का बाय 2030। अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने एस्टिमेट किया है कि ये वाला डिकेड 2020 से 2029 इज गोइंग टू विटनेस अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सेंटर, और वो इंडिया की पावर डिमांड 817 गीगावाट तक पहुंच जाएगी बाय 2030। क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है कि हर घर में, हर गांव में लाइट पहुंचे, और साथ ही साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन फास्ट हो रहा है, लोग शहरों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, और एसी की डिमांड बढ़ती जा रही है पूरे देश में। तो ये सब के चलते पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, और सीईए ने बोला है कि 817 गीगावाट तक इंडिया इजीली कंज्यूम करेगा बाय 2030। और अभी करंटली इंडिया सिर्फ और सिर्फ 442 गीगावाट बना रहा है, और गवर्नमेंट का प्लान है कि सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल सेक्टर से 500 गीगावाट तक ही ये लोग अचीव करेंगे, और इसमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी 250 गीगावाट्स की रहेगी, उसको भी थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। तो लगभग लगभग जितने की डिमांड है उतना ही इंडिया का टारगेट है कि वहाँ तक तो एटलीस्ट पहुँच पाएँ। गवर्नमेंट का मेन फोकस जो है वो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पर ही है, इसलिए वो लोग रिन्यूएबल कैपेसिटी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बढ़ाने का। एसी की अगर मैं आपको डिमांड कंजम्पशन दिखाऊँ तो अभी करंटली इंडिया में 2024 में $5.88 बिलियन रेवेन्यू है, जो कि आने वाले 5 सालों में यहाँ से 2.5 टाइम्स हो जाएगा। तो ये सब के चलते पावर कंजम्पशन अभी बहुत इंडिया में बढ़ने वाली है, बहुत तेज़ी से आने वाले 4-5 सालों में। तो अभी स्क्रीनर डॉट इन पे कंपनी के फंडामेंटल्स में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो सारी पावर जनरेशन कंपनीज में ओपन कर लेता हूँ इंडस्ट्री वाइज। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल 31 कंपनीज हैं इंडिया में। अगर इनको मैं नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग शॉर्ट करता हूँ तो नीचे की 16-17 कंपनीज तो सिर्फ कचरा है, जो कि प्रॉफिट नहीं अर्न करती। अगर हम देखेंगे तो 1000 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने वाली कितनी कंपनीज हैं, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 13 कंपनीज ऐसी हैं जो 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट अर्न करती है। और जेपी पावर इसमें 12th नंबर पर है विद 1178 करोड़ ईयरली प्रॉफिट। तो इन 13 कंपनीज में सबसे कम बुक वैल्यू जेपी पावर की है, सिर्फ और सिर्फ 1.04। इन सब में अगर पी आप कंपैरिजन करेंगे तो सबसे कम पी जेपी पावर का है, सिर्फ और सिर्फ 7.53। कंपनी के अगर आप डेट देखेंगे तो सबसे कम डेट इसी के पास है, सिर्फ और सिर्फ 0.37। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सस्ते वैल्यूएशंस पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। कंपनी का अगर मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो आप देखेंगे तो वो भी सबसे लोएस्ट है। अभी मैं वापस अगर कंपनी के फंडामेंटल्स ओपन कर लेता हूँ तो कंपनी की अगर बैलेंस शीट देखें तो
आप देखेंगे तो पहले कंपनी के पास बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स थी और ये अभी ये अपनी बोरोइंग्स घटाते जा रहे हैं। इसी चलते पहले कंपनी का अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो हाई डेट की वजह से कंपनी हमेशा से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही थी, बट हाई बोरिंग्स होने की वजह से इनके इंटरेस्ट इतने इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी ज़्यादा थे, इसलिए आप देखेंगे तो कंपनी कभी नेट प्रॉफिट में रही नहीं है। हमेशा दो 2015 से लेके 2020 तक ही हमेशा नेट प्रॉफिट लॉस कर रही थी। अगर इसके आप टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे तो सेम टाइम में इसका स्टॉक भी अगर आप देखेंगे तो 82 से गिरते गिरते सिर्फ और सिर्फ 5 पैसे पे आ गया था एक टाइम पर, क्योंकि कंपनी बिल्कुल भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही थी। तो फिर कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया कि ये लोग इनका मेन फोकस रहा कि बोरोइंग को कम से कम करते हैं। इसके चलते ही अगर आप देखेंगे तो इनके फिक्स्ड एसेट पहले 30,000 के थे, इन्होंने आधे से ज़्यादा एसेट अपने जो पावर प्लांट्स वगैरह थे जो जिनसे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा था वो सब बेचकर अपनी डेट चुकाई। वो 23,000 से सिर्फ और सिर्फ अपनी डेट 6,000 के आसपास इन्होंने रखी। उसके बाद अगर उसका आप असर देखेंगे तो इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी दिखा। 2020 के बाद से 2021 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और अभी अगर आप देखेंगे तो कंपनी की आखिरी 10 साल में सबसे हाईएस्ट सेल्स है और सबसे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है, सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट भी कंपनी का देखेंगे तो वन ऑफ द हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट सेल्स है और सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और सबसे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट ज़्यादा था क्योंकि इन्होंने टैक्स पहले ज़्यादा दे दिया होगा तो उसका रिबेट मिला, और इस क्वार्टर में इनको टैक्स देना पड़ा, इनकम टैक्स, तो इसके चलते थोड़ा इसमें नेट प्रॉफिट कम है। बट देखेंगे तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है बिफोर टैक्स। कंपनी का अगर चार्ट ओपन करके इनका पी रेशियो देखेंगे तो मैक्सिमम इसका मीडियन पी देखेंगे तो हिस्टोरिकल इसका मीडियन पी 23.7 रहा है और अभी जस्ट 7.53 है। कंपनी का भी प्रॉफिट देखेंगे तो ईयरली प्रॉफिट 1179 है और इनके पास डेट कितना है 4246। अगर ये चाहें तो आने वाले 2-3 साल में अपनी सारी डेट उतार सकते हैं और उसके बाद से जो इनका नेट प्रॉफिट आया करेगा उसमें इनको कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। तो इनका नेट प्रॉफिट यहाँ से अगर ये अपनी सारी डेट उतार देते हैं आने वाले 2-3 साल में तो ये जो 439 का इंटरेस्ट पे करते हैं ये भी इनकी बैलेंस इसमें प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। तो लगभग लगभग बिना किसी कैपेसिटी एक्सपेंशन करे ये लोग इजीली साल का 1500-1600 करोड़ कमा सकते हैं विद ज़ीरो डेट, और कंपनी ज़ीरो डेट भी बन जाएगी। अभी अगर करंट वैल्यूएशंस की भी बात करते हैं कंपनी की तो कंपनी के पास खुद का पैसा कितना है 6853 प्लस 4614। अगर हम इनकी अभी करंट डेट भी माइनस कर देते हैं, अगर आज की डेट में ये अपनी सारी डेट भी दे दें तो उसके बाद इनके पास पैसा बचेगा 7224 और कंपनी के जो एसेट्स की वैल्यू है वो है 13,007। तो आज के डेट पे कंपनी की मिनिमम वैल्यूएशन है 20,231 करोड़ और इनका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 11,184 करोड़ है। अगर मैं इसको इस नंबर से डिवाइड करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यूशंस के बेस्ड पर ही ये 70% यहाँ से ग्रो होने का चांस है। कंपनी के अगर इन्वेस्टर्स देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास 24% की होल्डिंग है। एफआईज ने अपनी रिसेंट क्वार्टर में 7.59 बढ़ाई है और डीआईज में इनके मेन होल्डर हैं आईसीआईसी बैंक। तो आईसीआईसी बैंक के पास लगभग इसका 10% की होल्डिंग है। 10% की अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो 1188 करोड़ आईसीआईसी बैंक ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर इसमें इन्वेस्ट किया होगा। पीएनबी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की होल्डिंग देखेंगे तो 1.23, कैनरा बैंक की 2.44 और पब्लिक के पास 50% होल्डिंग है जिसमें से 6.5% स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। अभी कंपनी का टेक्निकल चार्ट अगर देखें आप देखेंगे तो 2010 में कंपनी लिस्ट हुई थी और कंटिन्यूसली लॉस पोस्ट कर रही थी, तो इसके चलते स्टॉक 82 से आते आते बहुत नीचे आके गिरा। तो इसने यहाँ पर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। आप देखेंगे तो ये उसका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये इसका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया और ये इसका राइट शोल्डर हो गया। फिर इसके बाद इसने 2023 में ब्रेकआउट दिया
और इसका टारगेट होता है, इसकी डेप्थ होती है, उसका टारगेट होता है इसका। तो ये यहाँ से इसने आप देखेंगे तो 2024 में अपना टारगेट भी अचीव किया। उसके बाद जैसे ही स्टॉक अपना टारगेट अचीव करता है, उसके बाद सब लोग प्रॉफिट बुक करने लग जाते हैं, और वो इसके चार्ट में दिख भी रहा है। एक साल से इसने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, और ये लगभग एक साल से सेम यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये मैं सारी ड्राइंग्स क्लियर कर देता हूँ, तो अभी एक नया पैटर्न बना रहा है, एक राउंडिंग बॉटम। यहाँ से एक ये राउंडिंग बॉटम बना रहा है, जो ऐसे राउंडिंग पैटर्न में बन के सेम जहाँ से ये राउंडिंग पैटर्न स्टार्ट हुआ था, सेम प्राइस पर ही आएगा। उस हिसाब से इसका सबसे शॉर्ट टर्म टारगेट आएगा, इसकी राउंडिंग बॉटम का ये 50% का टारगेट आएगा। सबसे पहला टारगेट इसका ये रहेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे, यहाँ पर जाने के बाद हो सकता है ये थोड़ा फिर से लोग प्रॉफिट बुक करें, और स्टॉक थोड़ा सा फिर से नीचे जाएगा। और फिर ये ध्यान से अगर आप देखेंगे तो फिर से एक और ये दूसरा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ये इसका लेफ्ट शोल्डर हो जाएगा, ये इसका हेड, और उसके बाद फिर से ये ऐसे राइट शोल्डर बनाएगा, और इस हिसाब से इसका टारगेट आएगा। ये पूरे इसका हेड हो जाएगा, ये इसकी डेप्थ, और इसको डेप्थ को अगर हम ऊपर पोस्ट करें तो यहाँ तक का इसका टारगेट आएगा, जो कि करंट प्राइस से 52 का, यानी कि 200% का इसका टारगेट आएगा, जो मैक्स टू मैक्स 2 या फिर 3 साल लगेंगे, और उसके बाद भी अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से काफ़ी नीचे रहेगा। तो ये वाला टारगेट इसका इजीली अचीव हो सकता है 51 विद इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, मैक्स टू मैक्स। आपके क्या थॉट्स हैं इस स्टॉक के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस। थैंक यू।